तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्लेंडर की सीरीज चल रही थी और अभी तक हमने यहाँ पे 59 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने ब्लेंडर के बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग से सभी ऑप्शन को स्टार्ट किया और ब्लेंडर के बहुत सारे ऑप्शन को बड़ी डीपली हमने यहाँ पे समझा। लेकिन अब टाइम आ गया है प्रैक्टिकल का, तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बना के देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मॉडलिंग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी मॉडलिंग करनी होती है। और मॉडलिंग में हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी सीन की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी कैरेक्टर की जरूरत पड़ सकती है, या फिर हमें अपनी वीडियो में अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स या VFX की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडलिंग में भी सबसे पहले सीन की मॉडलिंग यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जैसे कि अगर हमें किसी कमरे के अंदर कार्टून की वीडियो बनानी है तो कमरे के अंदर का इंटीरियर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, या फिर हमें कोई चीज पानी में बनानी है तो बीच या फिर अलग अलग टाइप के जो पानी के सीन है वो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आउटडोर सिटी या किसी भी चीज में अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे मॉडलिंग में सीखेंगे। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइनिंग भी सीखेंगे, किस तरीके से हम कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं। कैरेक्टर को डिजाइन करने के यहाँ पे दो मेथड हम आपको बताएंगे। एक मेथड होता है आपका वर्टेक्स, एज और फेस मॉडलिंग के थ्रू, और दूसरा मेथड होता है स्कल्प्टिंग के थ्रू। तो ये सारी चीजें एक ही वीडियो में तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पे सीरीज में इनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये जो साइड में जितने भी आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप T बटन दबा के हार्ड ये शो कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कोई चेंज करना है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एडिट मोड में, और ये सारे के सारे टूल्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको मेरी पहली क्लासेस देखनी पड़ेंगी। एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 11 तक आप अच्छी तरीके से इन चीजों को क्लियर कर लीजिए, और ये सारे टूल्स आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से आने चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ी सी एडवांस चीजों को देखेंगे और थोड़ा सा आगे से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब काफी सारे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी मेरी यहाँ पे वीडियोस देखते हैं तो उनको ब्लेंडर काफी अच्छी तरीके से आ गया होगा, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जो अभी तक आपको यहाँ पे पता नहीं है और वो बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले मॉडलिंग के लिए यहाँ पे आपको 4 ग्लोब दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे 4 अलग अलग मोड हैं। ये तो सभी को पता है कि ये सारे के सारे मोड हमारे मॉडलिंग के लिए काम में आते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो ग्लोब है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वायर फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा ग्लोब है ये हमारा शेडिंग मोड है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करना है या फिर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ तोड़ मरोड़ के कोई और चीज बनानी है तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है एडिट मोड में, जहां पे हम ऑब्जेक्ट में कोई भी यहां पे चेंजेस कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके वापस से अपने ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं। तीसरा वाला जो ग्लोब है वो हमारा टेक्सचर का ग्लोब है, यानी कि कोई भी कलर हम इसमें करेंगे तो वो हमारा तीसरे ग्लोब में ही हमको दिखाई देगा। और चौथा वाला जो ग्लोब है ये हमारा फाइनल मोड है। इस मोड में जो भी चीज हमारी होगी वो रेंडर होके हमारी वीडियो में आएगी। लाइटिंग वगैरह सारी चीजें हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले अपना मॉडलिंग वाले मोड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको साइड में एक एरो भी दिखाई देगा, जिसके बारे में पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। लेकिन एक चीज जो जानने वाली है वो ये है कि जब भी हम यहाँ पे कोई ग्लोब चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो एरो के जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होने लगेंगे। अगर मैं इस वाले ग्लोब के साथ में यहाँ पे इस छोटे से एरो पे क्लिक करूंगा, ये जो छोटा सा एरो है साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे टेक्सचर वाले मोड को सेलेक्ट करके अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। और लास्ट में जो रेंडर मोड है इसको क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो इसके जो ऑप्शन है वो लास्ट में इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉडलिंग मोड में हूं तो सबसे पहले मॉडलिंग के ऑप्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम धीरे धीरे नेक्स्ट मोड में जाएंगे तब उनके ऑप्शन के बारे में समझेंगे। तो पहला जो मोड है वो हमने यहाँ पे मॉडलिंग का सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे इसको एरो को क्लिक करेंगे और मॉडलिंग मोड में हमारा जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और ये जो आपको सबसे पहले ऊपर बॉल दिखाई दे रही है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे लाइटिंग दिखाई दे जाएगी।
यहाँ पे मॉडलिंग करते समय आप लाइट को चूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा लाइट चाहिए तो यहाँ पे जो मेरा चौथा वाला है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो मॉडलिंग का लाइट है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ये जो लाइटिंग है ये सिर्फ आपकी मॉडलिंग के लिए है। काम करते समय आपको यहाँ पे जो भी कंफर्टेबल लगती है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये जो बॉल है इस पे, और अलग अलग तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी जो लाइट है वो यहाँ पे मॉडल को दिखाने के लिए चेंज हो जाएगी। तो ये मेरा यहाँ पे थोड़ा सा डल लग रहा है तो मैं यहाँ पे इसका ये वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर सकता हूँ, या फिर इसमें कोई भी ऑप्शन आपको जो सही लगता है उसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका जो डिफॉल्ट है उसको यहाँ पे ले लेता हूँ, सबसे पहला वाला। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी लाइट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। स्टूडियो में मैट कैप और स्टूडियो दोनों ही ये एक तरीके से काम करते हैं, सिर्फ इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे आप अपनी लाइटिंग मैनेज कर सकते हैं, और मैट कैप में आपको और भी बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं मॉडलिंग के लिए, जिसमें आप अपने ग्लोब को, यानी कि जिसका भी मॉडल आप यहाँ पे कर रहे हैं उसको अलग टाइप से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप ये थोड़ा सा कलर्ड चाहिए तो आप कलर्ड बना सकते हैं उसको। तो जब भी आप यहाँ पे स्कल्पटिंग करते हैं तो उसके लिए अधिकतर ये वाला जो कलर है ये चूज किया जाता है यहाँ पे। और कोई भी अगर आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे काम करते हैं तो उसमें आपको लाइटिंग जो है या कलर जो है वो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से अपना सेट कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है। स्टूडियो में सिर्फ आपको यहाँ पे मॉडल की लाइट जो है वो चेंज करने को मिलेगी, मॉडल का जो कलर है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। लेकिन मैट कैप में आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट रखना है, सबसे पहला आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद जो फ्लैट है, अगर आपको अपना बिल्कुल 2D में शेप में यहाँ पे देखना है तो आप फ्लैट कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल इसका 2D लुक दिखाई देगा, इसकी जो शेडो और रफनेस वगैरह है वो सब यहाँ से हट जाएंगी और सिर्फ इसका जो ऊपर का इंटरफेस है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो फ्लैट की हमें कम ही जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अपना स्टूडियो पे आ जाते हैं। अब दोबारा से क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको रोटेशन दिखाई देगा, यानी कि अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लाइट को रोटेट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे अगर आपको लगता है कि रोटेशन जो है उसकी लाइट की वो ठीक नहीं है इस पे ऑब्जेक्ट पे, तो उसको घुमा सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तभी ये यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे जो लाइटिंग का एक शेड था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। और अगर मुझे यहाँ पे इसका शेड थोड़ा सा इधर उधर करना है तो मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो लाइट है अपना इस तरीके से रोटेट करके मैं लाइटिंग को मैनेज कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट पे मॉडलिंग करते समय। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और इसको यहाँ पे 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे स्टूडियो, मैट कैप और फ्लैट में इसमें आपको नीचे की तरफ कलर भी मिल जाते हैं, जिसमें मटेरियल, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, सिंगल और रैंडम टेक्सचर, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, जिसमें हमारा जो मॉडलिंग करने वाला ऑब्जेक्ट है इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा कलर इसमें ब्राइट हो जाएगा। एट्रीब्यूट और सिंगल में आप यहाँ पे थोड़ा सा कलर को और तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सिंगल वाले में यहाँ पे जो चाहे वो कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मैं कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नया लूंगा तो वो मेरा इस तरीके से एकदम ग्रीन कलर का आएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मॉडलिंग करते समय आप यहाँ पे कोई भी चीज लेंगे उसका कोई भी अपना कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये सभी इसीलिए यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है हमारा रैंडम। अब ये रैंडम ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज आप यहाँ पे जान लीजिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे मटेरियल, जो मेरा डिफॉल्ट मोड है, इस वाले मोड में हूं और मैं यहाँ पे कोई भी चीज अगर लेता हूं तो आप देखेंगे वो बिल्कुल सेम यहाँ पे आएगी, यानी कि जो कलर है वो बिल्कुल सेम कलर का यहाँ पे आ रहा है। सिलेंडर अगर मैं लूंगा तो वो बिल्कुल सेम कलर का आएगा। और यहाँ पे हम कोई चीज यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं, सीन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। और अगर इनको आप एक के अंदर एक सेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है क्योंकि इनका कलर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक ऑप्शन दे रखा है रैंडम। अगर मैं इस रैंडम पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सबके अपने इंडिविजुअल कलर हो जाएंगे। और कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप लेंगे तो उसका एक अलग नया कलर बन के आएगा जो आपको बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा यहाँ से इससे डिफरेंट है कलर। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कोई चीज लूंगा, ग्लोब लूंगा, तो उसका जो कलर है वो यहाँ पे डिफरेंट आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और भी कुछ चीजें लेके दिखा देता हूँ आपको। हर एक चीज आपकी यहाँ पे डिफरेंट आएगी। दोबारा से अगर मैं कोई क्यूब भी लेता हूँ यहाँ पे तो वो भी आपका यहाँ पे दूसरे कलर का बन के आएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इससे डार्क बन के आ रहा है। और मैं एक क्यूब यहाँ पे लूंगा तो वो थोड़ा सा और इससे अलग कलर का आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर का है।
तो इस तरीके से आपका हर एक जो कलर है वो यहाँ पे हर बार अलग टाइप से आने वाला है। और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप मॉडलिंग करें और आपकी जो चीजें हैं वो कलरफुल यहाँ पे दिखाई दें, तब ये वाला जो ऑप्शन है इसमें रैंडम वाला, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको तीनों में मिल जाएगा। तीनों ऑप्शन में आपको यहाँ पे फ्लैट करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्लैट में ये हमारा आ जाएगा, मैट कैप में भी और स्टूडियो में भी। तो फिलहाल मैं स्टूडियो को लेकर चलूंगा। ये तीनों ऑप्शन एक तरीके से ही काम करते हैं, स्टूडियो को ही लेके चल रहा हूं। और रैंडम वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से इसको अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग के लिए हैं और व्यू पोर्ट के लिए हैं। अगर आप इसको टेक्सचर मोड में जाएंगे तो जो भी टेक्सचर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अदरवाइज आपका ये रेंडर करते समय बिल्कुल वही कलर आएगा, व्हाइट वाला, जो इसका डिफॉल्ट कलर होता है। ये सिर्फ आपका काम करने के लिए, काम को इजी करने के लिए आपका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े मॉडलिंग करते हैं उसमें कभी कभी आपको दिखाई देगा कि सारी चीजें आपका ये जो हमारा शेडिंग मोड है इसमें भी ये कलरफुल दिखाई देता है। तो वो इसी वजह से कलरफुल यहाँ पे आपको दिखाई देता है, क्योंकि हम वहां पे ये रैंडम वाला जो है इस पे क्लिक करके मोड ऑन कर देते हैं। इसमें आपको और भी नीचे चीजें मिल जाती हैं, थीम, यानी पीछे का जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ से थीम पे क्लिक करके इनको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले थीम, हमारी जो डिफॉल्ट थीम है वो यहाँ पे आएगी। इसके बाद वर्ड जो है ये थोड़ा सा आपका और लाइट हो जाएगा। व्यू पोर्ट है, इसमें आपको कलर मिल जाता है। अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें आप, अब जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जो थीम है मेरी उसी को सेलेक्ट करूंगा। और नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारा ये एक्सरे वाला ऑप्शन है, एक्सरे पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक मॉडल के अंदर अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं कोई, मान लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा करके इसके अंदर ले जाता हूं और अंदर मुझे यहाँ पे देखना है कि अंदर वाला जो है वो यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है और बाहर से मैं उसकी मॉडलिंग कर रहा हूँ तो वो कैसी दिखाई दे रही है, तब हम इसको एक्सरे मोड को ऑन कर सकते हैं और इसको जितना चाहें उतना इसको ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पे अपना अंदर वाली चीजों को भी देख के यहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शेडो आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं इस पे शेडो पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा ये शेडो इसकी यहाँ पे दिखाई देगी आपको। और आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ये शेडो यहाँ से हटाऊंगा तो शेडो पे क्लिक करके हल्का सा शेडो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ आपकी मॉडलिंग के लिए है, जिस समय आप मॉडलिंग कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो कैविटी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एज इसकी जो दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एज है ये हमारी जब हम यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं तो हमें इनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं चाहता हूं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करना, तब हमारा ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कैविटी। कैविटी पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हल्का सा ये मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और जो जो इसमें एजेस होंगी यहाँ पे इसकी, वो सब हम यहाँ पे हाईलाइट करके देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। और भी अगर आपको यहाँ पे इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे और भी इसमें कैविटी पे क्लिक करके नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं। सीन के साथ में अगर आप इसको बोथ कर देंगे तो और हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी सी इसकी बढ़ चुकी है एजेस के साथ में। और ये जो ब्राइटनेस है इसको हम इससे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसको कम या ज्यादा करेंगे तो आप देखेंगे ये ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा और उतनी ही कम हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको यहाँ पे मॉडलिंग करते समय अपनी सेटिंग कर लेनी है कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखना चाहते हैं, ताकि मॉडलिंग करते समय आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से ठीक ठाक दिखाई दे। अब इसमें कुछ ऑप्शन बच जाते हैं, बैक फेस, कलिंग, डेप्थ ऑफ फील्ड। ये सारी चीजें जब हम यहाँ पे काम करेंगे तब मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं होंगी। फिलहाल ये जो आउटलाइन है ये मैं आपको बता देता हूँ। आउटलाइन में जो कलर आपको दे रखा है ब्लैक कलर, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आउटलाइन है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका ये ब्लैक रहेगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आउटलाइन में मैं यहाँ पे कलर दे दूं इसको, ताकि जो आउटलाइन है वो मेरा यहाँ पे मुझे कुछ कलरफुल दिखाई दे, तब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे ग्रीन किया, आप देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट मेरे जो ऊपर की आउटलाइन है इसकी वो यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रही है। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसका जो है उसी को यहाँ फिलहाल ब्लैक कर देता हूँ और इसकी मुझे ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पे सेटिंग करनी है अपने व्यू पोर्ट की वो आप सेटिंग कर लीजिए। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम मॉडलिंग करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पे कुछ चीज बना के देख लेते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर मॉडलिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे मॉडिफायर्स मिल जाते हैं, जिसमें से काफी सारे मॉडिफायर्स मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। और काफी सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है कि मैंने मॉडिफायर्स
आधे अधूरे छोड़ दिए थे। वास्तव में आधे अधूरे वो नहीं छोड़े थे मैंने। मॉडिफायर्स में जो ज्यादा जरूरी थे वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जैसे कि एरे हो गया, बेवल हो गया, बुलियन हो गया, बेल्ट, डेसिमेट तक मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें जो नीचे के जो ऑप्शन है वो मेरे प्रैक्टिकली हम यहाँ पे चीजों को करते समय यहाँ पे समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से प्रैक्टिकली सीन बना के देखेंगे, जैसे कि अगर हमें कोई इंटीरियर बनाना है घर के अंदर या फिर कोई बीच बनाना है पानी के साथ में, तब हमें थोड़े से एडवांस चीजों के लिए मॉडिफायर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने उनको यहाँ पे रोक दिया था और दोबारा से अब मैं इन चीजों को यहाँ पे धीरे धीरे आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे उठाने वाला हूँ वो है हमारा सॉलिडिफाई मॉडिफायर। अब सॉलिडिफाई मॉडिफायर कैसे काम करता है इसके लिए चलिए देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे बना के। तो यहाँ पे मेरे जो ऑब्जेक्ट है इनको सभी को फिलहाल मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इनकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक क्यूब। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल बना के देखेंगे। और मॉडलिंग करते समय मेन चीज ये है कि आप मॉडलिंग करते समय अपने काम को किस तरीके से आसान करते हैं, क्योंकि मॉडलिंग तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट्स का पता है, किस तरीके से उनको यूज करना है, टूल्स का पता है, एडिट मोड में किस तरीके से सारे टूल्स को इस्तेमाल करना है, तभी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से चीजों को बना सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैं इस क्यूब को यहाँ पे डिलीट करता हूँ। और टेबल बनाने से पहले एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं मंकी ले लेता हूँ एक। अब ये जो मंकी है इसको अगर मुझे मॉडल करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉडलिंग के शॉर्टकट अच्छी तरीके से हाथों पे गिने हुए होने चाहिए। फ्रंट मोड अगर मुझे देखना है तो 1 बटन दबाऊंगा और ये मेरा बिल्कुल फ्रंट में दिखाई दे जाएगा। इसके साइड में अगर मुझे देखना है तो मैं 3 बटन दबाऊंगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे साइड में देख सकता हूँ। ध्यान रहे जो भी मैं बटन दबा रहा हूँ मेरा नमपैड का होना चाहिए। अगर नमपैड आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाना है, आपको इनपुट पे क्लिक करना है और एम्यूलेट नमपैड जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तब आपके जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले जो बटन है ये आपके हाईलाइट हो जाएंगे, यानी कि ये आपके काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपको फ्रंट में देखना है तो 1 बटन दबाना है, साइड में देखना है तो 3 बटन दबाना है, ऊपर से देखना है तो 7 बटन दबाना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, 1, 3 और 7, यानी फ्रंट से 1, साइड से 3 और ऊपर से 7। अगर आपको यहाँ पे किसी भी मोड के दूसरी साइड देखना है, यानी कि उसके अपोजिट साइड देखना है, तो आपको 9 बटन दबाना है हमेशा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 1 बटन दबा के फ्रंट मोड देख रहे हैं और इसका आपको बैक देखना है तो आपको 9 बटन दबाना है, ये हमारा बैक यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप यहाँ पे 3 बटन से इसका साइड देख रहे हैं, उसका दूसरा साइड देखना है तो 9 बटन दबाना है आपको दोबारा से, ये हमारा इसका दूसरा साइड दिखा देगा। अगर आप इसका 7 बटन दबा के टॉप साइड देख रहे हैं तो इसमें आपको दोबारा से अगर आपको नीचे का देखना है तो 9 बटन दबाना है और ये आपका नीचे का व्यू आपको दिखा देगा। बाई चांस अगर आप यहाँ पे लैपटॉप यूज कर रहे हैं और नमपैड आपके उसमें नहीं है और आप नहीं चाहते आप यहाँ से इसको यूज करें, माउस से इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं शॉर्टकट, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये गिज्मो दे रखा है। आप देख सकते हैं ये जो गिज्मो है ये हमारा बहुत यहाँ पे हेल्पफुल होता है इसके लिए। तो यहाँ पे अलग अलग जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही हैं, एक्स, वाई और जेड, ये आपको यहाँ पे जिस भी एक्सिस पे देखना हो उसको उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर दिखाई दे रही है, एक रेड कलर आपको दिखाई दे रही है और ऊपर से नीचे अगर आप आएंगे तो ये हमारी ब्लू कलर होती है। अगर आपने वाई पे क्लिक किया तो ये हमारा वाई साइड दिखाएगा। दोबारा से अगर आपको इसका दूसरा साइड देखना है तो इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा ये अपोजिट साइड में इस तरीके से दिखा देगा। ऊपर से देखना है तो जेड पे क्लिक करेंगे, जेड का नीचे वाला हिस्सा देखना है तो दोबारा से जेड पे क्लिक कर देंगे, इसका नीचे वाला हिस्सा हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, तभी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। अब चलिए मंकी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और आते हैं अपना टेबल पे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्यूब लेंगे, इस क्यूब से अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल की जो मोटाई होती है वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। एस बटन दबाऊंगा, ऊपर से नीचे करना है आपको तो जेड बटन दबाऊंगा और जितना आपको टेबल की मोटाई रखनी है उसकी आप यहाँ पे उसको सेट कर दीजिए। तो ये हमारी टेबल की मोटाई हो चुकी है। अब हमें इसके फेस में अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करने हैं तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे एडिट मोड में, और एडिट मोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में हमें 1, 2, 3, अगर आपने अपने ऊपर वाले जो एडिट प्रेफरेंसेस में जाके ये एम्यूलेट पे क्लिक नहीं किया है तो हमारा ये शॉर्टकट ओपन होता है इसका 1, 2 और 3 से। तो हमारा 3 पे मैं क्लिक करके यहाँ पे ये वाला मोड सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 1 क्लिक करेंगे तो आपका वर्टेक्स मोड में रहेगा ये हमारा, 2 क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एज मोड सेलेक्ट कर लेगा, 3 क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ पे फेस मोड में आ जाएगा, या डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके इसका मोड चेंज कर सकते हैं।
फिलहाल हमने यहाँ पे फेज मोड यहाँ पे सेलेक्ट किया है ताकि हम इसमें यहाँ पे पाई बना सकें। और ऊपर से अगर हमें इसको देखना है तो सबसे पहले हमें बटन दबाना है 7, जिससे हम इसके ऊपर का साइड का हिस्सा देख सकें। माउस के स्क्रॉल व्हील के बटन को दबा के हम यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें कट लगाएंगे जिससे हम इसके पाए यहाँ पे निकाल सकें। अब आपको ध्यान देना है मॉडलिंग आपको किस तरीके से करनी है। यहाँ पे कट लगाने के लिए हमारे पास में एक टूल मिल जाता है, हमारा लूप कट टूल। तो सबसे पहले पाए बनाने के लिए हमें ये जो फेस है इसको यहाँ पे काटना पड़ेगा। अभी ये हमारा पूरा का पूरा एक फेस है और अगर इसको हमें काटना है तो मैं यहाँ से कंट्रोल R बटन दबाऊंगा और कंट्रोल R बटन दबाने के बाद में अगर आपका कर्सर कहीं और है, बीच में है या फिर कहीं दूसरी जगह है, तो आपको ये लाइन दिखाई नहीं देंगी। लाइन आपको तभी दिखाई देंगी जब आप यहाँ पे इसकी एजिस पे लेके आएंगे, यानी कोने जो होते हैं वहां पे आप लेके आएंगे, तब ये लाइन आपको दिखाई देगी। किधर की साइड आपको यहाँ पे कट लगाना है वो आपको यहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहला जो कट है वो मैं इधर की साइड लगा दूंगा। यहाँ पे इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे कट लग चुका है। क्लिक करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, आप इसको चारों तरफ इधर उधर करके जहां मन करे वहां पे ये कट मैनेज कर सकते हैं। बाई चांस आपको लगता है कि आपका ये हिल गया है, इधर उधर हो गया है और आप बिल्कुल बीचों बीच इस कट को पहुंचाना चाहते हैं तो राइट क्लिक ले लीजिए, तो ये बिल्कुल बीच में पहुंच जाएगा। और अगर आप कहीं और लगाना चाहते हैं इसको इधर उधर तो आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो वहीं पे रहेगा। तो अब मेरा ये बिल्कुल बीचों बीच एक कट लग चुका है और मैं चाहता हूं कि एक मेरे कट यहाँ पे दोनों तरफ एकदम इक्वली फेस पे आए। तो उसके लिए मेरे को इसमें दूसरा एक ऑप्शन मिलता है ऑफसेट एज लूप कट, और इसका जो शॉर्टकट है यहाँ पे वो है हमारा शिफ्ट कंट्रोल R। ऊपर वाले का कंट्रोल R है और नीचे वाले का है शिफ्ट कंट्रोल R। तो इस बार हम यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल R यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे आपका यहाँ पे ये जो लूप कट आपने लगाया है ये सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कहीं और तो ये मेरा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और अब मेरा ये शिफ्ट कंट्रोल R इस पे काम नहीं करेगा। अगर आपको ये पूरा लूप कट सेलेक्ट करना है तो ऑल्ट के साथ आपको इस पे क्लिक करना है, ये पूरा लूप कट आपका यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम इसके दोनों साइड में इक्वली डायरेक्शन में हम यहाँ पे कट को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली हमें दबाना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में R। दोबारा से हमारा ये इस तरीके से दोनों तरफ की लाइन बन चुकी है। अब सिर्फ आपको माउस को यहाँ पे हिलाना है। ध्यान रहे आपको क्लिक नहीं करना है, कभी भी आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले अपना पोजीशन लेनी है उसकी, कहाँ पे आपको ये सेट करनी है। अगर आपको नहीं पता है पोजीशन कहाँ रखनी है तो सिंपली आप उसको क्लिक कर दीजिए। बाद में भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये विंडो आ जाएगी, इससे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से, या इसमें कोई वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें देता हूँ 0.8, तो 0.8 पे मैंने ये यहाँ पे सेट कर दिए हैं। सेम वैल्यू मैं यहाँ पे अब इधर की साइड में सेट कर दूंगा। तो एक कट अब मैं यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे लगाऊंगा। इसके लिए दोबारा से मैं यहाँ पे कंट्रोल R बटन दबाऊंगा और इस एज पे लेके आऊंगा तो आप देखेंगे लूप कट मेरा यहाँ पे आ चुका है। क्लिक करूंगा अपना, दोबारा से क्लिक करूंगा तो मेरा लूप कट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा बीचों बीच। 7 बटन दबा के आप देख लीजिए बीचों बीच है कि नहीं। इसके बाद में अब मुझे यहाँ पे दोनों साइड में इसको पहुंचाना है, तो दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में R बटन दबाऊंगा। लेकिन अभी मेरा ये लूप यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं है, तो सबसे पहले ऑल्ट बटन दबा के मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट R बटन से दोनों साइड के जो लूप हैं वो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। अब ये दोनों साइड कहाँ पे रखने हैं आपको, 0.8 पे मैं यहाँ पे इनको सेट कर देता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे इसमें सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वली अब मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल इसमें चारों तरफ इक्वली गई है। अब मैं चाहूं तो इसका जो यहाँ पे इसके पाए हैं वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। एडिट मोड में ही आपको अब यहाँ पे फेस पे सेलेक्ट करना है ताकि आप इसके जो फेस हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकें। शिफ्ट के साथ में आपको यहाँ पे ये फेस इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। सारे शॉर्टकट्स आपको सिलेक्शन के देखने हैं तो एपिसोड नंबर 2 में जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये जो शॉर्टकट है आपको वहां पे बताए हैं सारे। अब ये जो पाए हैं अगर मुझे एक्सट्रूड करने हैं तो ई बटन में दबाऊंगा एक्सट्रूड के लिए, और मैं इसको नीचे की तरफ ये पाए निकाल सकता हूँ इस तरीके से। अगर ऊपर निकालने हैं तो ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। तो इस तरीके से मेरी चौकोर टेबल ये मेरी यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन मुझे ये लंबी टेबल बनानी है, तो लंबी टेबल में अगर मुझे यहाँ पे 1 बटन दबा के सबसे पहले फ्रंट में आ जाता हूँ इसका। इधर की साइड अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे पीछे का हिस्सा मेरा यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो कभी भी कोई भी चीज अगर आपको इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि वो लास्ट तक यानी पीछे तक आपकी सेलेक्ट हो,
तब आपको हमेशा आपको ये वाला जो वायर फ्रेम मोड है ये आपको यहाँ से ऑन करना है। इसके बाद में मैं ये वाला जो एरिया है इसको सेलेक्ट करूंगा और अगर मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो आप देखेंगे एक साइड का एरिया ही मेरा यहाँ पे जा रहा है, इससे ये मेरा डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर मैं इनको दोनों को अलग अलग पकड़ के खींचूंगा तो मुझे पता नहीं होगा इधर का कितना आया और इधर का कितना आया। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, XYZ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये ऑप्शन आपके क्या काम करेंगे कि एक साइड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आपकी होने लगेगी। इसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप उसको खींच रहे हैं तो कौन से एक्सिस पे खींच रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे खींचने की कोशिश करूंगा इधर वाला हिस्सा तो ये एक्स एक्सिस यानी रेड वाली लाइन पे जा रहा है, इसलिए मुझे ये एक्स वाला टिक होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाला जो एक्स है वो यहाँ पे टिक होना चाहिए, तब आपका ये यहाँ पे काम करना शुरू करेगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली अपनी टेबल को लंबा करना है। तो फ्रंट मोड में जाऊंगा मैं यहाँ पे और रेड वाली लाइन पे मैं यहाँ पे इसको खींच रहा हूँ। तो रेड वाली लाइन को अगर मैं खींचूंगा तो आप देखेंगे दूसरी साइड वाला जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे उसी हिसाब से खींचेगा जिस हिसाब से मैं यहाँ पे इधर की साइड ये खींच रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी टेबल को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका जो नीचे जो पाए होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो कैसे कनेक्ट करेंगे आइए अब यहाँ पे उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 बटन दबाऊंगा। अब आपको यहाँ पे अगर अलग से फेस चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम एज वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे जिससे हम यहाँ पे इसकी एज को सेलेक्ट कर सकें और ई बटन से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा एरिया है ये मेरे पाए का एरिया है जो हम चारों से एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं ई बटन दोबारा से दबाऊंगा और इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये मेरा नीचे का बिल्कुल बेस एरिया है। अगर आपको लगता है पाया थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे ये पाए के जो एरिया हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ये इस वाले एरिया से कनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे फेस सेलेक्ट करूंगा और ये वाला जो फेस है इसको इस वाले फेस से कनेक्ट कर दूंगा और इस तरीके से कनेक्ट करूंगा कि बीच में ये बिल्कुल इस पाए की तरह यहाँ पे ये बन के जाए। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एक एज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सिर्फ एज भरनी है, यहाँ पे ये वाली एज से इस वाली एज को कनेक्ट करना है तो उसको भी कर सकते हैं आप। या फिर ये जो वर्टिसेस है आप यहाँ पे एक वर्टिसेस से एक वर्टिसेस को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पे ये फेस सेलेक्ट करना है और ये वाला जो है एरिया इसको यहाँ पे मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं राइट क्लिक लूंगा यहाँ पे और मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है ब्रिज फेसेस। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे वर्टिसेस या एज सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्टिसेस एज के लिए भी ये ऑप्शन मिलेगा ब्रिज फेसेस का, उससे आप इस यहाँ पे इसमें ब्रिज बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इस ब्रिज फेस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा जो फेस है वो यहाँ पे एक से दूसरा ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से चारों पायों को मैं यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको अगर मुझे यहाँ पे इससे कनेक्ट करना है शिफ्ट के साथ में मैं दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं दोबारा से राइट क्लिक लूंगा और ब्रिज फेस करूंगा यहाँ पे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो चारों पाए मैं यहाँ पे ये जो है इनको सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, राइट क्लिक लूंगा यहाँ पे ब्रिज फेस कर देता हूँ और लास्ट हमारा जो है इसको भी यहाँ पे राइट क्लिक लूंगा और इस तरीके से ब्रिज फेस कर दूंगा राइट क्लिक लेके। अब आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे चारों पाए से कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो ऊपर वाला जो एरिया है ये यहाँ पे फिल हो जाए, ऊपर का हिस्सा यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं एज सेलेक्ट करूंगा, इसका ऊपर वाला एज जो है ये सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, इधर वाला एज सेलेक्ट करूंगा, इधर वाला एज सेलेक्ट करूंगा और इधर वाला जो एज है इसको सेलेक्ट करूंगा। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा अगर मुझे ये यहाँ पे फिल करना है तो इस बार मुझे ये ब्रिज नहीं करना है, इस बार मुझे ये भरना है। जब सारे एजेस आपस में ये कनेक्टेड हैं और बीच वाला हिस्सा अगर आपको यहाँ पे भरना है तो उसके लिए फिल का एक ऑप्शन होता है, इसमें डायरेक्टली आप इसको फिल कर सकते हैं। F बटन दबा के आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसको, या इस पे भी क्लिक करके यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं F बटन दबाऊंगा और इस तरीके से मेरा जो एरिया है वो यहाँ पे इससे भर चुका है। आपको ये ठीक से नहीं दिखा रहा है तो चलिए अब मैं यहाँ पे वापस ऑब्जेक्ट मोड में आपको दिखा देता हूँ। वापस अपना शेडिंग मोड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो टेबल है वो यहाँ पे बन चुकी है। अभी मैं यहाँ पे इसमें टेक्सचर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको चीजों के बारे में बता रहा हूँ। टेक्सचर का एक अलग तरीका होता है जिसमें हम नॉर्मल और एडवांस दोनों तरह के टेक्सचर यहाँ पे समझेंगे। अब चलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इस पे ऊपर रखने के लिए कुछ चीजें बनानी है, जैसे कि प्लेट, ग्लास, कटोरी वगैरह बनाने हैं, तो उसको अब यहाँ पे हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक गिलास बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ
और इस सिलेंडर को यहाँ पे मैं इस तरीके से एस करके छोटा कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टेबल है, अब मुझे इसका तो काम खत्म हो चुका है। अब मुझे ये जो सिलेंडर है इसके साथ ये काम करना है। और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनानी पड़ जाएं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हों जो आपको यहाँ पे मॉडलिंग में दिक्कत करेंगी। तो केवल इस ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए आप उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको सेलेक्ट करके बाकी सबको यहाँ पे हाइड कर दीजिए, जो कि मुझे सबसे बेकार तरीका लगता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको मॉडल को बार बार इसको हाइड करके शो करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी ऑलरेडी हाइड होती हैं, वो भी यहाँ पे विजिबल हो जाती है। तो केवल यहाँ पे मुझे इस मॉडल के साथ अगर यहाँ पे काम करना है, इस ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है, तो मेरे कीबोर्ड में एक बटन दे रखा है यहाँ पे स्लैश का बटन। यहाँ पे कीबोर्ड में आपको स्लैश का बटन मिलेगा जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसको आपको प्रेस करना है सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को, और आपका ये हमारा मॉडलिंग मोड में आ जाएगा। कोई भी चीज हो अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो आप इस तरीके से आप उसको मॉडलिंग मोड में ला सकते हैं, जिसमें जब आपका काम खत्म हो जाता है दोबारा से आपको स्लैश वाला बटन दबाएंगे तो आप वापस से अपना पुराने मोड में पहुंच जाएंगे जहां पे आपकी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसका ग्लास अगर मुझे बनाना है तो मैं सबसे पहले स्लैश का बटन दबा के इसको यहाँ पे मॉडलिंग मोड में ले आता हूँ, और इसके बाद इसके एडिट मोड में चलते हैं यहाँ पे, और इसका जो वायर फ्रेम है वो यहाँ पे ऑन कर लेते हैं ताकि पीछे तक हम इसकी चीजों को सेलेक्ट कर सकें। अब सबसे पहले वन बटन दबा के इसके फ्रंट व्यू में आते हैं और इसका वर्टिसिस मोड जो है उसको ऑन कर लेते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो होता है ग्लास का उसको सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा होता है छोटा। एस बटन दबाएंगे और इसको स्केल करके छोटा कर लेंगे इस तरीके से। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ हल्का सा एस बटन दबा के छोटा कर लेता हूँ। अगर आपको उसको नीचे लाना है तो आपको एरो पकड़ के नीचे खींचना है, तब ये हमारा इस तरीके से आएगा। और इसको थोड़ा सा मैं एस बटन से और थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर देता हूँ। जो हमारा ग्लास का एक शेप होता है बिल्कुल वही शेप मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ इस तरीके से। वापस मैं मॉडलिंग पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ऊपर का जो एरिया है वो थोड़ा सा मुझे नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैं फेस पे क्लिक करूंगा और ये वाला जो एरिया है आप डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसको काट के अलग करना चाहते हैं तो वाई बटन दबाएंगे जिससे हमारा ये काट के अलग हो जाएगा, तब इसको आप डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फेसेस इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा जो ग्लास है वो यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे क्या काम करना है, इसमें जो एरिया आप देख सकते हैं ये बहुत ही पतला दिखाई दे रहा है, इसको अगर मुझे यहाँ पे मोटा करना है तो इसके लिए हमारे पास में एक मॉडिफायर हमें मिल जाता है, सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सॉलिडिफाई मॉडिफायर बहुत ही आसान और छोटा है, तो इसलिए मैं इसकी सिर्फ छोटी सी चीजें आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे हल्की सी मोटाई आपको यहाँ पे इसमें दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पे आपको दो मोड मिलते हैं, एक सिंपल मोड और कॉम्प्लेक्स मोड। सॉलिडिफाई को जब हम यहाँ डिटेल में समझेंगे, जब हम यहाँ पे डीप में इसका कोई चीज बना के देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉलिडिफाई को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जितनी भी आपको चीजों की मोटाई बढ़ानी है तो ये जो थिकनेस वाला आपको ऑप्शन दे रखा है, इस थिकनेस से आप यहाँ पे चीजों की मोटाई को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जितना मोटा आपको ये ग्लास रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पे इस ग्लास को रख सकते हैं। फिलहाल इतना मोटा ये ग्लास काफी मेरे लिए सेट है। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट हमारा तीन चीजों पे काम करता है, -1, 0 और 1। अगर ये -1 है तो ये हमारी चीजें यानी जो भी चीज मैं यहाँ से थिकनेस से बढ़ाऊंगा वो हमारी अंदर की तरफ बढ़ेगी इस तरीके से। और अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूंगा तो जो भी चीज मैं अब बढ़ाऊंगा वो हमारी दोनों साइड बढ़ेगी। आप देख सकते हैं छोटी सी एक लेयर आ चुकी है इसमें, ये वाली, इसके इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, यानी दोनों तरफ इक्वली जाएगी। अब कोई भी चीज मैं बढ़ाऊंगा तो दोनों तरफ वो इक्वली इसमें बढ़ेगी। और अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूंगा तो अब मेरी सिर्फ ये बाहर की तरफ बढ़ेगी। अगर मैं कोई भी चीज बढ़ाऊंगा तो ये सिर्फ मेरी जो है बाहर की तरफ बढ़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको -1 जो है उसको सेट कर देता हूं, और जितनी मुझे मोटाई रखनी है अपने ग्लास की उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूं। तो ये मेरा ग्लास यहाँ पे बन चुका है। वापस से अपना ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा। अगर आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ करना है तो शेड स्मूथ कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं ये शेडो आ रही है, इस शेडो को अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज। इसमें ये जो नॉर्मल्स वाला ऑप्शन है इस पे आपको ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर देना है, तब ये हमारा परफेक्टली यहाँ पे काम करता है। या फिर दूसरा वाला जो ऑप्शन है शेड ऑटो स्मूथ, इस पे आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली ये यहाँ पे इसको चेक कर देगा। तो अगर आप इसको हटा देंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे वापस शेड फ्लैट करेंगे, अब मैं यहाँ बीच वाला ऑप्शन अगर चूज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको टिक कर देगा। तो बीच वाला ऑप्शन यहाँ पे हमेशा चूज करना है आपको।
अब मुझे यहाँ पे मेरा ग्लास का जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। टेक्सचर अभी मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे हम मॉडलिंग कर रहे हैं। टेक्सचर सबसे लास्ट में देते हैं ताकि हम अपनी चीजों को आसान कर सकें। अगर आप बारी बारी से एक एक को टेक्सचर देंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले पूरी मॉडल आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे इसको टेक्सचर दीजिए। अब वहां पे जहां पे मेरी टेबल थी वापस मुझे जाना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस इस स्लैश का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब ये गिलास जो है अपने टेबल के हिसाब से आप यहाँ पे इसको स्केल कर लीजिए यहाँ पे। और इस गिलास को अगर मुझे टेबल पे रखना है तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि ये कब टेबल पे आ रहा है, कब टेबल से नीचे जा रहा है, कब टेबल के ऊपर जा रहा है। इसको कैसे आपको शॉर्ट आउट करना है इसको भी देख लेते हैं। आइए, कोई भी चीज किसी के ऊपर अगर आपको रखनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्नैप का। अब ये स्नैप कैसे काम करता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्नैप वाला बटन है इसको मैं टिक करूंगा यहाँ पे, और इसका जो ऑप्शन है साइड से खोल के देखूंगा इसमें क्या है। ये सारे ऑप्शन हर एक अलग अलग चीजों के लिए बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे गिलास को स्लैश बटन दबा के आपको केवल इसमें ला के दिखा देता हूँ, ये जो ग्रिड आपको दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे, इसके हिसाब से स्नैप करना चाहता हूँ, यानी कि ये अगर मैं पकड़ के खींचूंगा ऑटोमेटिकली ये मेरा इन ग्रिड पे सेट होता चला जाए। इस तरीके से मैं खींचूंगा तो ये मेरा इस ग्रिड पे ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये जो ग्रिड आपके बन रहे हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका इंक्रीमेंट वाला, उससे हमारा ये ग्रिड पे यहाँ पे इस तरीके से स्नैप करेगा। यानी कोई भी चीज अगर आपको इधर उधर ले जानी है तो ये ग्रिड के हिसाब से उसको सेट कर देगा। आपको यहाँ पे ये टिक होना चाहिए। तो मुझे अगर ये यहाँ पे सेट करनी है तो वापस मैं स्लैश बटन दबा के अपना टेबल पे आ जाता हूँ। ये अपने टेबल के फेस पे यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे वर्टिसेस, एज, फेस, तीन चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी एडिट मोड में। इन तीनों के हिसाब से ये यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वर्टेक्स, एज और फेस, इन तीनों के हिसाब से यहाँ पे काम करता है। सबसे पहले मुझे इसके फेस पे यहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फेस पे क्लिक करूंगा और क्लोजेस्ट पे क्लिक करूंगा। ये क्लोजेस्ट पे आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। फेस के बिल्कुल सेंटर बीच में आपको लाना है, तब आपका यहाँ पे ये सेंटर होना चाहिए। फिलहाल मुझे ये बिल्कुल इसके क्लोजेस्ट पे रखना है, यानी इसके ऊपरी हिस्से पे। तो यहाँ पे मैंने फेस पे क्लिक किया हुआ है इसमें, और ये हमारा ब्लू कलर का टिक है यहाँ पे। तो सबसे पहले 7 बटन दबा के आपको देख लेना है गिलास हमारा टेबल के ऊपर है या नहीं। तो मैं सबसे पहले इसको टेबल पे ले आता हूँ यहाँ पे, और अब मुझे ये टेबल पे सेट करना है। सिंपली ग्लास को पकड़ना है यहाँ पे। अब आप इसको यहाँ पे पकड़ के खींचिए इस तरीके से नीचे की तरफ। नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पोजीशन ऐसी आएगी ऑटोमेटिकली ये उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच देगा। देखा आपने किस तरीके से इसने यहाँ पे सेट कर दिया। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके जाऊंगा, और नीचे जा रहा है जाने दीजिए इस तरीके से, और एक पोजीशन आएगी ऑटोमेटिकली ये इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे फेंक देगा इस तरीके से। देखा आपने किस तरीके से इसने इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ सेट कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये स्नैपिंग टूल काम करता है। और अब आप देखेंगे तो गिलास बिल्कुल परफेक्टली टेबल पे आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली यूज करेंगे इसका, शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे, और इसको हटा के अगर मैं यूज करूंगा तो ये मेरा कभी ऊपर रह जाएगा थोड़ा सा, या इसके अंदर रह जाएगा। इस तरीके से मुझे दिक्कत होगी इसमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको स्नैप बटन पे क्लिक करूंगा और इसका फेस वाला जो ऑप्शन है इस पे टिक कर दूंगा, ध्यान रहे टेबल के ऊपर आपका ये होना चाहिए। और अब मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा, तो इसको जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ लाऊंगा, थोड़ा सा और लाऊंगा नीचे की तरफ, जब तक आपको लाना है जब तक ये ऑटोमेटिकली पकड़ के उसको नीचे की तरफ से ऊपर ये इस तरीके से टेबल पे रख ना दे। तो ये 2 ग्लास मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिए हैं। तो स्नैप टूल भी आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कटोरी बनानी है तो शिफ्ट डी बटन दबाइए इस तरीके से। और अब मुझे इसका वापस मॉडलिंग मोड में जाना है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एस बटन दबाऊंगा और जेड बटन से इसको थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ। ये मेरी यहाँ पे कटोरी बन जाएगी। फिर से मैं स्लैश बटन दबा के वापस आऊंगा अपना, और अब इसको टेबल पे सेट करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाऊंगा और ऑटोमेटिकली ये हमारा टेबल पे इसको फेंक देगा इस तरीके से। तो ये मेरी कटोरी भी यहाँ पे ये सेट हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे जहां भी चाहूँ वहां पे सेट कर सकता हूँ। इसका प्लेट बनाना है आपको, फिर से आप यहाँ पे शिफ्ट डी करके इसका डुप्लीकेट ले लीजिए यहाँ पे, और इसका स्लैश बटन दबा के इसके मोड में जाइए। एस बटन से इसको स्केल कर दीजिए जितना आपको रखना है, और इसको एस बटन से जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देते हैं ताकि ये हमारी इस तरीके से प्लेट बन जाए। और एस बटन से जितना चाहें आप इसको यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे शेड स्मूथ कर दीजिए इसको ताकि यहाँ पे अच्छा रहे। प्लेट मेरी बन चुकी है। यहाँ पे क्लिक करूंगा इस पे और वापस अपना जाऊंगा यहाँ पे, एस बटन से इसको थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर देता हूँ।
और उसी तरीके से स्नैप टूल मेरा यहाँ पे एक्टिवेट है। जब आपका काम खत्म हो जाता है हमेशा ये जो स्नैप टूल है इसको यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो आपका ये दिक्कत करेगा। तो अब मैं इसको दोबारा से पकड़ के नीचे ले जाऊंगा, जितना आपका नीचे जा रहा है धीरे धीरे जाने दीजिए, और एक टाइम ऐसा आएगा ऑटोमेटिकली इसको पकड़ के ये टेबल पे खींच देगा ऊपर इस तरीके से। तो ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से सेट हो चुकी है और ये मेरे यहाँ पे टेबल पे चीजें आ चुकी हैं। और जब भी हमेशा आपका काम खत्म हो जाता है तो यहाँ से आपको ये हमेशा अप्लाई कर देना है, नहीं तो बाद में आपका ये दिक्कत करते हैं मॉडिफायर्स। तो हमेशा काम खत्म होने के बाद उसको अप्लाई कर दें जब भी आपकी मॉडलिंग खत्म हो जाती है, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। तो आपने देखा किस तरीके से बड़े आसानी से हमने यहाँ पे टेबल बनाई और गिलास बनाए और किस तरीके से उसको स्नैप करके हमने यहाँ पे रखा। मॉडलिंग को हम बहुत ही आसान बना सकते हैं। अब धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे चीजों को फास्ट करेंगे ताकि हम बड़े सीन बना सकें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी कमरे के अंदर अगर इंटीरियर बनाना हो, हमें कोई क्लासरूम बनाना है या फिर हमें कोई अच्छा सा इंटीरियर बनाना है किसी कार्टून वीडियो के लिए, तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं, किस तरीके से वो सीन बनाते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे सीन अब हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे मॉडलिंग के थ्रू। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं ये सभी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, आपकी उंगलियों पे प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से, तभी आप यहाँ पे मॉडलिंग को कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.